जोहार दोस्तों, मैं अचिंत कुमार चक्रवर्ती पुनः आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा था झारखंड जीएसएससी से संदर्भ में झारखंड और खोट्ठा का जितना भी सिलेबस है मैं एक एक करके सब आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। उसी सिलसिले में आज हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता हो तो एक शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड का जो भौगोलिक संरचना है। तो झारखंड का भौगोलिक संरचना देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले झारखंड का क्षेत्रफल, जो झारखंड का एरिया है वो देखना होगा। तो झारखंड का जो एरिया है ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट जो होता है, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कहाँ से मिलता है, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो 2019 का आंकड़ा है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अनुसार जो झारखंड का क्षेत्रफल है ये आपका 79,716 किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो झारखंड 15वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 3,29,88,134 है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134 2011 जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या के आधार पर झारखंड जो है भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाए तो 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 2.72% है और झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो आपका भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो झारखंड जो है वो ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा ग्लोब है उसके उत्तर पूर्वी भाग में हमारा झारखंड स्थित है। और विश्व की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो हम लोग एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य एशिया में भारत स्थित है। ठीक है, अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो जो उत्तर पूर्वी भाग है, ठीक ना, उत्तर पूर्वी भाग पर इंडिया स्थित है। तो भारत के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, एशिया महाद्वीप पर दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, ये टर्म जो है आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि मान लीजिए ग्लोब में झारखंड की स्थिति क्या है, तो अगर आप लोग सीधा सीधी पूछे ग्लोब में झारखंड की स्थिति क्या है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में झारखंड स्थित है ग्लोब में। ठीक ना, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि विश्व के मैप में झारखंड की स्थिति क्या है तो आप लोग कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य एशिया में झारखंड अवस्थित है। ठीक है, अगर आप लोगों से सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मानचित्र पर झारखंड की स्थिति क्या है तो भारत के मानचित्र पर झारखंड की जो स्थिति है वो आपका उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड के जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है, 463 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है आपका ये आपका 380 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो गढ़वा ज़िले से लेके आपका साहेबगंज तक की जो दूरी है वो आपका हो जाएगा 463 किलोमीटर और आपका उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है मतलब आपका उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपका हो जाएगा 380 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार में झारखंड का कितना फ़र्क देखने को मिलता है, 4 मिनट का फ़र्क देखने को मिलता है, 4 डिग्री का, माफ़ कीजिएगा 4 डिग्री का फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इसमें भी आपका 4 डिग्री का ही फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों ही रेखाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंत छोरों की दूरी 4 डिग्री है, अर्थात झारखंड के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के अंत छोर की मानक समय जो है आपका 16 मिनट का अंतर होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 1 डिग्री समान 4 मिनट होता है। ठीक है, जो 1 डिग्री समान होता है 4 मिनट होता है।
तो जब झारखंड की अगर आपको पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की मानक समय में कितना फ़र्क है, तो आप सिंपली हिसाब लगा सकते हैं। 4 डिग्री मतलब 4 × 4 = 16 मिनट, ठीक है। तो आपका कितना समय का है, 16 मिनट का अंतर है। गढ़वा और साहेबगंज की अगर समय का बात किया जाए तो 16 मिनट का अंतर है, ठीक है। चलिए हम लोग कर्क रेखा को थोड़ा देख लेते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है, 23.5 डिग्री पर झारखंड के मध्य से 23.5 डिग्री पर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है झारखंड के मध्य से 23.5 डिग्री पर गुजरती है। यह झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है। पश्चिम से पूरब की क्रम में अगर हम लोग बात करें, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ तथा बोकारो। और यहीं अगर पूरब से पश्चिम के क्रम में बात करें तो बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ठीक है। ये क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा, कई बार क्रम से भी पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम के क्रम में कर्क रेखा का विस्तार बताइए। तब आप बता सकते हैं कि बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार। और अगर आप लोगों को पूछा जाए कि पश्चिम से पूरब के क्रम में बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ तथा बोकारो, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड जो है 5 अदर स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है, जिसमें से बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। बिहार के साथ जो लगने वाली ज़िला है वह आपका क्रमबद्ध तरीके से ध्यान रखिएगा। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज है, ठीक है। जो बिहार के साथ सीमा अपना साझा करती है वो कौन कौन सा ज़िला है, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका एवं साहेबगंज, ठीक है। कुल 10 ज़िले जो झारखंड के हैं वो बिहार से अपना सीमा बनाती है। और बिहार का अगर पूछा जाए तो बिहार का कुल 9 ज़िला ऐसा है जो झारखंड के साथ अपना सीमा बनाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो बिहार के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10। लेकिन आप लोग अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, JSSC का कोई भरोसा नहीं है, अगर आप लोगों को पूछ दे कि बिहार का कितना ज़िला जो है झारखंड से अपना सीमा साझा करता है, तो उसमें आपका हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो ज़िला अपना सीमा साझा करती है वो है आपका दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये भी कुल 10 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का कितना ज़िला है जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो आपका हो जाएगा 6 ज़िला, ठीक ना। पश्चिम बंगाल का 6 ज़िला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, और झारखंड का 10 ज़िला है जो पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला उड़ीसा का। तो ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, कुल 4 ऐसे ज़िले हैं जो उड़ीसा से अपना सीमा साझा करती है। और उड़ीसा का अगर आप लोगों से पूछ लें तो उड़ीसा का 3 ऐसा ज़िला है जो झारखंड से अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का 9 ज़िला, पश्चिम बंगाल का 6 ज़िला, उड़ीसा का 3 ज़िला ऐसे हैं जो झारखंड से अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ से भी 4 ज़िला अपना सीमा साझा करती है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा, ठीक है। 4 ज़िला का नाम याद रखिएगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और छत्तीसगढ़ का अगर पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का कितना ज़िला है जो झारखंड से अपना सीमा साझा करती है, तो टोटल 3 ऐसे ज़िले हैं छत्तीसगढ़ का जो झारखंड से अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है केवल मात्र एक ही ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों राज्यों से अपना सीमा साझा करती है, वो हो गया आपका गढ़वा, ठीक ना। गढ़वा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 राज्य से अपना सीमा साझा करती है, ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो झारखंड से अपना सीमा साझा करती है, तो आपका हो जाएगा सोनभद्र, ठीक ना। एक ही मात्र ज़िला है सोनभद्र जो झारखंड से अपना ज़िला सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटी और लोहरदगा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो झारखंड के किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी का 22 ज़िला छोड़ के 2 ऐसा ज़िला है मात्र, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी अन्य राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करती है। दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, ये 5 ऐसे ज़िला हैं जो 2 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। इसमें से दुमका जो है बिहार और बंगाल से सीमा साझा करती है, साहेबगंज भी बिहार और बंगाल से, पूर्वी सिंहभूम भी आपका बिहार और माफ़ कीजिएगा उड़ीसा और बंगाल से, सरायकेला खरसावां उड़ीसा और बंगाल से, सिमडेगा भी आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, ठीक ना। क्रम याद रख लीजिएगा।
गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से अपना सीमा साझा करती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए हम लोग समझते हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना क्या है। तो ये जो मैंने गोल आकृति बनाया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो एक डॉट डॉट करके लिखा गया है, ये पेंथालासा जो संपूर्ण जलीय भाग है, और जो बीच में गोल है पेंजिया, ये संपूर्ण पृथ्वी भाग है। ठीक है, ये दोनों ही मतलब उस टाइम पे जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी भाग को कहा जाता था, और पेंथालासा जो है संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता था। जब एक तरह से पृथ्वी का धीरे धीरे अपरदन स्टार्ट हुआ, उस समय जो पेंजिया है वो 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, और उसके बीच में जो जल का एक जलाशय जो बन जाता है, उसको हम लोग टेंथिस सागर या भूमध्य सागर के रूप में भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से पेंजिया का विभाजन होना प्रारंभ हो गया और यह 2 भागों में बंट गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से पेंजिया का विभाजन होना प्रारंभ हो गया और यह 2 भागों में बंट गया। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहलाया, तथा जो दक्षिणी भाग है यह गोंडवाना भूमि कहलाया। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहलाया। ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी भाग था ये लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी भाग है ये आपका गोंडवाना भूमि कहलाया। लॉरेंसिया का आगे भी विभाजन हुआ तथा इससे 3 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। तो जो लॉरेंसिया का विभाजन हुआ, इसके बाद 3 जो बड़े महाद्वीप बनकर सामने आए वो था उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। ठीक ना। गोंडवाना के विभाजन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोगों का गोंडवाना चट्टान का ही हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, जब पेंजिया का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ तो उसके बीच टेंथिस सागर का निर्माण हुआ, जिसे आज के समय में हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पेंजिया का जिस टाइम पे अपरदन हो रहा था, जिस टाइम पे लॉरेंसिया और पेंजिया का अलग विभाजन हो रहा था, उस टाइम पे जो बीच में पानी का जो भाग था उसको उस समय पे टेंथिस सागर के नाम से जाना जाता है, किंतु वर्तमान सागर में उसे भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो टेंथिस सागर का ही अवशिष्ट भाग है। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, छोटनागपुर पठार यहाँ पे है आपका। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। छोटनागपुर पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और छोटनागपुर भी इसी में आता है। यह छोटनागपुर का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में आर्कियन काल से नवीनतम काल की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड में जो है किस टाइप की चट्टानें पाई जाती है, तो वो आपका हो जाएगा आर्कियन काल से नवीनतम काल की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से झारखंड की चट्टानों का विभाजन। तो भूगर्भिक दृष्टिकोण से झारखंड की चट्टानों का जो विभाजन है ये हम लोग 6 भागों में देखते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया आर्कियन चट्टानें, धरवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, और अंत में हम लोग देखते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारी चट्टानों के बारे में। आर्कियन चट्टानें, पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे आर्कियन क्रम के चट्टानें भी कहे जाते हैं। तो जो पृथ्वी एक तरह से जिस टाइम पे बन रहा था, जिस टाइम पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसके पश्चात जब पृथ्वी ठंडा हो रहा था, पृथ्वी जब अपने मतलब भूभाग पर आ रही थी, पृथ्वी जब जिस टाइम पे ठंडा हो रही थी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइम पे जिस चट्टानों का निर्माण हुआ उसे हम लोग आर्कियन चट्टानें कहते हैं, और जिस कारण से ही इस चट्टानों को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, पैतृक चट्टान या आपका प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। झारखंड में इसका विस्तार जो है 90% भूभाग पर है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण झारखंड जो है ये आर्कियन चट्टान पे ही एक तरह से बैठा हुआ है। आर्कियन चट्टान का अपरदन का फलस्वरूप वे अब नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट के रूप में विस्तृत हो गया। ठीक ना, तो आर्कियन चट्टान जो है इसका भी धीरे धीरे अपरदन होने लगा। अपरदन के फलस्वरूप जो है अब यह निस्ट, शिस्ट और ग्रेनाइट के रूप में विस्तृत हो गया। ठीक है, अपरदन का मतलब होता है, अपरदन मतलब जानते हैं ना आप लोग, अपरदन का मतलब होता है टूटना। ठीक ना, अपरदन का मतलब होता है टूटना। इसमें अगर हम लोग प्रमुख खनिज संसाधन की बात करें तो लो ऑक्साइड, मैग्नीज तथा कॉपर। ठीक ना, अगर प्रमुख खनिज संसाधन की बात करें आर्कियन चट्टानों में तो लो ऑक्साइड, मैग्नीज तथा कॉपर देखने को मिलता है। दूसरा है हम लोग का धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इसका निर्माण जो है, निर्माण लिख लीजिए पहले, निर्माण करके आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाइए। नोट डाउन करते जाइएगा तो मैं एकदम 100% दावे के साथ कह सकता हूँ इससे अच्छा नोट्स आप लोगों का नहीं बनेगा,
हो सकता है कि कहीं कहीं गलती हो, बट मेरा भी चैनल अभी नया है, हम भी अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कहीं कहीं पे अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं भाई की तरह कि आप यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सुधार लीजिए, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए आप लोग आगे लिखिए। धरवार क्रम के चट्टानें, इसका निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के अक्षय एवं अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। तो ये जो धरवार क्रम के चट्टानें हैं, इसका निर्माण भी आर्कियन चट्टान के अपर्दन से ही हुआ है। अपर्दन का मतलब टूटने से, ठीक ना। इसका विस्तार हम कोल्हान पहाड़ी में देखते हैं, ठीक ना। इसका विस्तार हम लोग कोल्हान की पहाड़ियों में देखते हैं। प्रमुख खनिज का अगर बात करें तो लोहा अयस्क यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस कारण से इसे लोहा अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। सबसे पहले एक नोट करके लिख लीजिए कि जो सबसे पहले इस क्रम की चट्टानें हैं कर्नाटक के धरवाड़ जिले में देखने को मिला था, ठीक है, और जिस कारण से ही इसका नाम धरवाड़ क्रम के चट्टान रखा गया है, ठीक ना। ये आप लोग नोट डाउन करके देख लीजिए कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि धरवाड़ क्रम का चट्टान का नामकरण कैसे हुआ है, तो ये चट्टानें जो है सबसे पहले आपका कर्नाटक राज्य के धरवाड़ जिले में देखने को मिला था, जिस कारण से इस चट्टानों का नाम धरवाड़ क्रम के चट्टानें रखा गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह खनिज संसाधन का भंडार है। लौह अयस्क, कापर, यूरेनियम, मैग्नीज तथा सोना आदि प्रमुख खनिज संसाधन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना, लिख लीजिएगा। लौह अयस्क, कॉपर, यूरेनियम तथा मैग्नीज एवं सोना भी यहाँ पे प्रमुख खनिज संसाधन के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस कारण से इसे लौह अयस्क श्रेणी भी कहा जाता है। और एक अगर इसका नाम पूछा जाए आप लोगों को कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है, खनिज का भंडार गृह, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, खनिज का भंडार गृह भी कहा जाता है इस क्रम के चट्टान को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक ना। हम लोग का तीसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ। तो जो इसका निर्माण है ये कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। कुड़प्पा चट्टान हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि झारखंड में कुड़प्पा चट्टानों का विस्तार उतना नहीं देखने को मिलता है। उतना क्या, झारखंड में कुड़प्पा चट्टानों का विस्तार है ही नहीं, जिस कारण से हम लोग कुड़प्पा चट्टान को नहीं देखेंगे। और इसका जो निर्माण है ये कुड़प्पा चट्टानों के बाद माना जाता है। नामकरण विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम पर हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका नामकरण जो है विंध्यन पर्वत के नाम पर हुआ है। इसका विस्तार गढ़वा जिले के सोन नदी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक ना, लिख लीजिएगा। इसका विस्तार जो है गढ़वा जिला के सोन नदी क्षेत्र में, ठीक है। प्रमुख खनिज संसाधन की अगर बात करें तो चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा संगमरमर पाए जाते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा संगमरमर पाए जाते हैं, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को हम लोग दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले आप लोग दो भागों में विभाजित कर लीजिए, निम्न विंध्यन तथा ऊपरी विंध्यन, ठीक है। निम्न विंध्यन में लिख लीजिएगा यह सेमरी श्रेणी के चूना पत्थर सोन नदी का क्षेत्र, ठीक है, सेमरी श्रेणी का जो चूना पत्थर तथा सोन नदी का क्षेत्र, ठीक है। और ऊपरी विंध्यन में हमें बालू पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो निचला विंध्यन है इसमें चूना पत्थर देखने को मिलता है सोन नदी के क्षेत्र में, और ऊपरी विंध्यन में बालू पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। गढ़वा जिला का सोन नदी क्षेत्र में श्रेणी पाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए कि गढ़वा जिला का जो सोन नदी क्षेत्र है इसमें सेमरी श्रेणी पाया जाता है, जो कि चूना पत्थर के लिए मशहूर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर गोंडवाना चट्टानें। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कार्बोनीफेरस युग माना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण काल जो है कार्बोनीफेरस युग माना जाता है। इसका विस्तार की अगर बात करें तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र एवं राजमहल पहाड़ी। और प्रमुख खनिज संसाधन की अगर बात कर लें तो कोयला। और ध्यान रखिएगा भारत का जो 98% कोयला है यह गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही पाई जाती है, ठीक ना। तो एक लिख लीजिएगा नोट डाउन करके कि भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाई जाती है, ठीक है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है। इसकी विशेषता परतदार चट्टानें हैं, जीवाश्म की उपस्थिति है, ठीक है। इसकी अगर विशेषता पूछे तो परतदार चट्टानें तथा जीवाश्म की उपस्थिति। पांचवा हम लोग बात करते हैं राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, इसका निर्माण जुरेसिक काल माना जाता है। इसका जो निर्माण है जुरेसिक काल माना जाता है, ठीक ना। लावा के बहाव से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार राजमहल क्षेत्र। प्रमुख खनिज संसाधन चीनी मिट्टी, लेटेराइट, ठीक है,
तो जो राजमहल ट्रैप है इसका निर्माण जुरासिक काल माना जाता है, और इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो लावा के बहाव से हुआ है, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा के बहाव से हुआ है, और इसका विस्तार जो है राजमहल क्षेत्र में है। प्रमुख खनिज संसाधन की अगर बात करें हम लोग राजमहल ट्रैप में, तो चीनी मिट्टी तथा लेटराइट, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं दक्कन लावा की चट्टानें जो है इसका निर्माण क्रिस्टेशियस काल में दरारों में लावा के जमाव से माना जाता है। तो इसका निर्माण कैसे माना जाता है, तो क्रिस्टेशियस काल में दरारों में लावा के जमाव से माना जाता है। इसका विस्तार अगर करें तो पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार। खनिज संसाधन की अगर बात करें तो बॉक्साइट तथा लेटराइट, ठीक ना। प्रमुख खनिज संसाधन करके लिख लीजिए बॉक्साइट तथा लेटराइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग देख लेते हैं। राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानों में बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। तो जो राजमहल ट्रैप है और दक्कन लावा की चट्टानें हैं उसमें बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सी लावा, बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। झारखंड के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। तो झारखंड के जो अधिकांश चट्टान है उसका विस्तार का अगर क्रम पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम के क्रम में है। झारखंड की चट्टानों में प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंपों के प्रमाण, समुद्र होने के अवशेष एवं हिमजूब के अवशेष पाए गए हैं। तो झारखंड की जो चट्टानें हैं इसमें आपका प्राचीन ज्वालामुखी उद्गार का प्रमाण पाया गया है, भूकंपों के प्रमाण पाया गया है, समुद्र होने के अवशेष पाए गए हैं तथा हिमजूब के अवशेष भी पाए गए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप लोग इसको मस्ट लिख ही लीजिए कि जो हालिया अध्ययन है इससे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विश्व में सबसे पहले महाद्वीपों का जो निर्माण है वो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से ही हुआ था, ठीक ना। तो जो विश्व का सबसे पहला महाद्वीप है ये आपका कहाँ मिला था, तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ही मिला था, ठीक ना। तो इसमें लिख लीजिए कितना दिन पहले अगर पूछा जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 3.2 बिलियन ईयर एगो है, मतलब 3.2 अरब साल पहले, ठीक है। सिंहभूम का उत्तरी क्षेत्र में बालू के पत्थर पाया गया है जिसके अध्ययन से यह पता चला है कि यह काफ़ी पुरानी है, लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले की, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिंहभूम का उत्तरी क्षेत्र है उसमें बालू का एक बहुत बड़ा पत्थर पाया गया था जिसका अध्ययन किया गया, जिसके अध्ययन से यह पता लगा कि यह काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे महाद्वीप का अवशेष हो सकता था। जब इसका रिसर्च किया गया तो उसमें निकला कि यह 3.2 अरब साल पहले विश्व का जो सबसे पहला महाद्वीप था वो यहीं पे निर्मित हुआ था, ठीक है। इस क्षेत्र को सिंहभूम क्रैटन भी कहा गया है। तो याद रख लीजिएगा सिंहभूम क्रैटन किसे कहते हैं, तो उसी क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे समुद्र होने का या महाद्वीप होने का अवशेष मिला है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा उसे क्या कहा जाता है, सिंहभूम क्रैटन कहा जाता है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक और एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर करें, और अगर हमसे कहीं गलती हुआ हो तो आप लोग छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। और अगर कहीं पे आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत सिखाया हो, आप लोगों को कुछ गलत बताया हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत चीज़ बताया। मैं भी उस चीज़ को देखूँगा, मुझे भी उस चीज़ से सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पर एक नया वीडियो लेकर के, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।